यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे गहन चिंतन। ये गहन चिंतन क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। आप सभी स्टूडेंट को इसको जो है अच्छे से पढ़ना है। पेपर में एक प्रश्न आ जाता है ताकि आपका जो है गलत ना हो पाए। यहाँ पे देख सकते हैं आलोचनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं आप। तो थिंकिंग होता क्या है आपको पता है। आप जो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि हमको नेट कैसे क्वालिफाई करना है, जेआरएफ कैसे करना है, ये आपका थिंकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गहन चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि थिंकिंग जो हम आप सोचते हैं, और गहन चिंतन मतलब उसको जो है अच्छे से जान लेते हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। ये चीज़ यहाँ आप समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति है, किसी बात को सुनता है या कोई है किसी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, तो वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेता है, हाँ यही सही है। ठीक है, और तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति चिंतन की शक्ति कम होती है, यानी कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें चिंतन की शक्ति कम होती है। और दूसरी और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में कहने से पहले वे उसके गुण दोष परखते हैं, तभी उसे सही या गलत मानते हैं। यहाँ पे आपने समझा, आपने अच्छे से पढ़ा इसको। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। यानी कि जैसे भी हमने आपको बताया कि कोई है, इंसान है, कोई पर्सन है, व्यक्ति है, कुछ भी कह रहा है, आपने उसको सही मान लिया। और कुछ होते हैं जो पर्सन होते हैं उसको सोचते हैं कि ये सही है कि गलत है। तो जो तुरंत मान लेते हैं कि नहीं ये जो बोले हैं यही सही है, सही है, तो वो उनको कम शक्ति के व्यक्ति मानते हैं, कम बुद्धि के। ठीक है, और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो परख करते हैं उनको जो है मतलब अच्छे इंसान माने, मतलब कि ज़्यादा शक्ति व्यक्ति माने जाते हैं। घटना वस्तु के विषय में गहन से पहले वे उसके गुण दोष परखते हैं, तभी उसे सही या गलत मानते हैं। तो व्यक्ति में इस प्रकार के चिंतन को गहन चिंतन कहा जाता है। मतलब वो जो है सोचते हैं, मतलब गहन चिंतन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। ये एक जो है चिंतन होती है या मानसिक रूप से आप सोचते हैं ना, तो मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, यानी कि जीवों में होती है, हम सभी जीवों में। ठीक है, जो इसे मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है। कुछ वैज्ञानिकों ने वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है। तो कुछ ने इसे ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या या उद्दीपन तथा उसका समाधान अर्थात सही अनुक्रिया के मध्य या बीच में होती है। कागन और हैमन के अनुसार आप देख सकते हैं चिंतन की सर्वश्रेष्ठ या व्यापक परिभाषा दी है। इनके अनुसार प्रतीकों, संप्रत्ययों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। सिल्वरमैन के अनुसार देख सकते हैं चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो गहन चिंतन किया जाता है, ठीक है, जिसका आप जो है अच्छे से उसको सोचते हैं कि सही है गलत है, किस प्रकार से हुआ ये, मतलब नया चीज़ खोजना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप समझिएगा। और यहाँ पे और अपना एक देख लीजिए, ये टॉपिक आपका यहाँ पे आता है, यहाँ चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकार अभी आपने पढ़ा क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अब आपको पढ़ना है चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के प्रकार आपके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के आपके प्रकार बताए गए हैं। आपके बहुत से प्रकार होते हैं, तो इसमें जो सेकंड प्रकार ये है, इसके अनुसार 3 प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पढ़ाते हैं तो आप देख लीजिएगा कि मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को अनेक भागों में बांटकर अध्ययन किया है। ठीक है, जिम्बार्डो तथा रूप 1977 में मतलब चिंतन को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा, मतलब इनके अनुसार जो है 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप जान सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं स्वली चिंतन, मतलब ये होता है चिंतन स्वयं, यानी कि सेल्फ मतलब थिंकिंग। ठीक है, आत्मचिंतन, इसको आत्मचिंतन बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ, इसको देख लीजिएगा। स्वली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, स्वयं के बारे में सोचता है, काल्पनिक विचारों इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न चित्र, अभिलाषा, कल्पित चिंतन इत्यादि सभी स्वली चिंतन के उदाहरण है, यानी कि स्वयं के जो है आत्मचिंतन होता है। इसे आत्म आप लिख लीजिएगा, जो ये स्वली लिखा हुआ है इसको आत्म पढ़िएगा, आत्मचिंतन। इस तरह के चिंतन के एक प्रमुख विशेषता यह है कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, यानी कि इससे कोई समस्या समाधान नहीं हो पाता। यथार्थवादी चिंतन क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। इस तरह के चिंतन को विवेचन या तर्कना भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति, आपको ये अन्य नाम है, आप उसको याद रख लीजिएगा। इस तरह के यथार्थवादी चिंतन, ठीक है, ये विवेचना या तो कोई व्यक्ति कार में सफ़र कर रहा है तथा कार अचानक रुक जाती है, तो ऐसी समस्या उत्पन्न होने पर व्यक्ति अनेक तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। कहीं पेट्रोल तो समाप्त नहीं हो गया, या कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ गई, इत्यादि यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण है ये। आप ये देख सकते हैं मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को 3 भागों में जो है वर्गों में विभाजित किया है। एक अभिसारी हो गया, एक सृजनात्मक चिंतन हो गया, एक आलोचनात्मक हो गया, और एक आपका होता है अपसारी। ठीक है, अभिसारी यहाँ पे दिया गया है, अपसारी नहीं है। तो यहाँ पे आप ऐसा याद करिएगा, आप अभिसारी का मतलब इसमें पहले देख लीजिए।
कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहते हैं, यानी कि डिटेक्टिव। निगमनात्मक मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर मतलब सीखना। पहले नियम बच्चों को, स्टूडेंट को बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण होता है। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जैसे कि आपने जो है मैथ का सवाल जो है, जैसे आप हैं, आपको जो है मैथ का, गणित का सवाल हमने दे दिया है, मैथ का कोई भी समस्या हल करने को दिया, तो उसका एक ही उत्तर होगा, यानी कि सूत्र के माध्यम से आपको उत्तर देना होता है। उसमें आप बढ़ा चढ़ा के आंसर नहीं दे सकते हैं। बाकी आप जैसे हैं एजुकेशन के अंतर्गत हिस्ट्री, ये मतलब जो भी हैं आपके सब्जेक्ट हों, अदर सब्जेक्ट में आप जो है उसमें थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी बता सकते हैं, घुमा करके। पर मैथ में जो होता है उसमें जो है आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं बता सकते, उसका आंसर एक ही होगा। जैसे 2 + 2 ही, इसका 4 ही आएगा। तो इसी प्रकार से होता है ये अभिसारी चिंतन। एक समस्या का एक ही हल होगा, ठीक है, अनेक हल नहीं हो सकते हैं। और जो इसके विपरीत एक अपसारी होता है, तो उसमें जो है आप कोई भी जो है आंसर दे सकते हैं, उसके अनेक समाधान होते हैं। मतलब एक जो जैसे कोई समस्या है तो उसका एक ही समाधान। और इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं सृजनात्मक चिंतन क्या होता है। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं क्रिएटिव चिंतन, ठीक है, क्रिएटिव। तो इसमें इसको जो है आपका रचनात्मक चिंतन भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि सृजन करना, नया निर्माण करना या रचना करना। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इसमें जो है पहले उदाहरण बताया जाता है, इसको आपको याद करने के लिए अच्छे से बता दें। जैसे कि ये निगमनात्मक लिखा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद कर, पहले मैं इसको बताने के बाद ही लास्ट में बताऊंगी, सबसे पहले समझा देती हूँ। इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है, यानी कि इंडिटेक्टिव हम कह नहीं पाते हैं, सॉरी, इसके लिए माफी चाहती हूँ। इसके अंतर्गत व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए, तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बताएगा। यह सृजनात्मक चिंतन का उदाहरण है। अगला आता है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। आलोचनात्मक अभी हमने इसके पहले जो बताया, ठीक है, सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसको गुण दोष परख लेता है। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना, वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उससे वे सही मानकर समझ लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि वह इस तरह के व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम होती है, यानी कि जो तुरंत कोई बात है या कुछ है, कोई घटना, वस्तु, उसको तुरंत मान लेते हैं, तो उनमें कहते हैं कि वो शक्ति कम होती है, चिंतन शक्ति, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके बाद जो है जो इस पर जांच परख करते हैं उसमें अधिक होती है। इस तरह के व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन शक्ति कम। दूसरी तरह के कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी घटना, वस्तु के बारे में कहने पर सबसे पहले वे उसका गुण दोष परखते हैं। उनमें जो है वे तभी उसको परखते हैं। यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, वस्तु के बारे में कहने पर उसके गुण दोष को परखते, तब उसे सही या गलत मानते हैं। तो व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को ही आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें जो है इवैल्यूएशन, इसका जो है इंग्लिश दूसरा आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें इसको हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो है निगमनात्मक जो दिया गया है डिटेक्टिव, और कहाँ पे गया है इंडिटेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये नियम दिया गया है, नियम लिखा हुआ है, सॉरी, नियम कहाँ होगा आपका, निगमनात्मक, या आप निगमन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे जो ना है, तो यहाँ से आपको हमेशा याद रखना है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। और इसके बाद आपका दिया आगमनात्मक लिखा हुआ है, ठीक है, आगमन, तो आगमनात्मक, यहाँ से आपको याद करना है उदाहरण, ठीक है। ये उदाहरण से नियम की ओर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है इसमें उदाहरण, इसमें पहले जैसे आगमन लिखा हुआ है, तो पहले स्टूडेंट को, बालक को जो है उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण दे करके फिर नियम बताया जाता है। और इसमें जो होता है पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार से याद करना। और थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही, और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते रहें, अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।